चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डीएनए आइसोलेशन। तो देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, हमारे पास बहुत सारा प्लांट सैंपल है। ये क्या है? पंपकिन। ये क्या क्या हुआ है? अभी चॉप्ड किया हुआ है। हम इसको मोटर पेस्टल के हेल्प से क्या करेंगे? ग्राइंड क्यों करेंगे? क्या सिखाया हमने कि हम यहाँ सेलुलेज, हेमी सेलुलेज, पेक्टिनेज यूज नहीं करेंगे। तो ग्राइंडिंग करने से क्या होगा? टिश्यू का सेल्स अलग अलग हो जाएगा और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी ग्राइंड करने के पर्पज से। तो एक प्लांट सैंपल ये हो गया और एक प्लांट सैंपल ये ऑनियन हो गया। एक क्या हो गया? पी ये मटर हो गया, है ना, पी सीड, ग्रीन सीड ये हो गया। फिर एक बनाना सैंपल है, फिर एक पालक के साग का पत्ता है, ठीक है, और ये है पालक के साग का पत्ता, और फिर एक है सरसों के साग का पत्ता, यानी कि मस्टर्ड का पत्ता भी हमने लिया है। तो टोटल यहाँ पर अलग अलग ये सारे सैंपल मैंने क्या किया है? फ्रेश करके रेडी कर दिया है। इसके बाद एक कौन है? पपाया। ये तो ये सारे हैं सैंपल जो हम आप सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग करके अभी देंगे। अब एक जो मैंने यहाँ पर तैयार किया, ये क्या है? ये है पेपेन जूस। ये बेसिकली पपाया जूस है और इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? पेपेन, जो किसकी तरह काम करेगा? प्रोटीएज। तो ये तो प्रोटीएज की तरह काम करेगा और प्रोटीन को डिसॉल्व कर देगा। और ये है डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट, जो मैंने सर्फ एक्सेल का जो कपड़ा धोने वाला वॉशिंग मशीन वाला आता है वो मैंने लेके आया हुआ है। तो ये डिटर्जेंट किसकी तरह काम करेगा? ये लाइपेज का काम कर देगा। ये क्या करेगा? लिपिड को एक जगह इकट्ठा करके रख देगा। तो मुझे बताओ कि आप इसमें जो भी जुगाड़ लगाए हो, किस किस चीज का रिप्लेसमेंट क्या किए हो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये सेल है, मान लो प्लांट सेल है, तो इसको आपको उखाड़ के पहले क्या कर लेना है? सैंपल ले लेना है। तो अब ये बनाना क्या है? प्लांट सेल से बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा? सेल तो अभी ग्रुप में है, टिश्यू में है, तो उसको सबसे पहले आपका क्या टारगेट है कि टिश्यू में से सेल्स को अलग करना है। अच्छा बताओ कि ये सारे प्लांट सेल किसकी मदद से जुड़े होंगे? मिडिल लैमेला के हेल्प से। और मिडिल लैमेला में भी मेनली क्या है? पेक्टिन है। तो हम उस पेक्टिन को डिसॉल्व करने के लिए पेक्टिनेज दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास पेक्टिनेज एंजाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको मोटर पेस्टल के हेल्प से क्या करेंगे? चूर चार देंगे। अब बताओ कि चूरने चारने से क्या हो जाएगा? ग्राइंड करने से क्या हो जाएगा? हाँ, तो अगर ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है ग्राइंड, तो इसमें आप थोड़ा सा डिस्टिल वाटर मिला सकते हो। इसमें डिस्टिल वाटर डालो थोड़ा, तो इसमें आप थोड़ा डिस्टिल वाटर मिलाओ, डालो, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करो? चॉप्ड करो। चलो इसको चॉप्ड करो। अब आप इसको चॉप्ड करो। अब जब तक ये चॉप्ड हो रहा है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर NaCl और डिटर्जेंट का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ये क्यों तैयार करेंगे? स्टेप वाइज बताते हैं इसको चॉप्ड करने से पहले। तो आप ये बनाना है तो आप इसको हैंड से भी चॉप्ड कर सकते हो, ठीक है। ये चॉप्ड करने का और ये ग्राइंड करने का पर्पस क्या है? आप यहाँ सेलुलेज यूज नहीं कर रहे हो, तो उसी के लिए क्या कर रहे हो? आप ग्राइंडिंग कर रहे हो या चॉप्ड कर रहे हो, जिससे क्या होगा? टिश्यू में से पहले क्या होगा? सेल अलग हो जाएगा, और चूंकि इतना प्रेशर लगेगा, मैकेनिकल जर्क लगेगा, तो सेल वॉल क्या हो जाएगी? ब्रेक, और सेल मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो ये सब डैमेज होके आपको क्या मिल जाएगा? फाइनली एक चटनी मिल जाएगा, स्लरी मिल जाएगा, और वो बेसिकली क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और उस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है? सारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? डीएनए, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? डीएनए आइसोलेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप डीएनए निकाल रहे, तो आपको केवल लेने चाहिए। तो क्या आपको आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हटाना है? जी हाँ। लेकिन इस प्लांट सैंपल में आरएनए और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही नेग्लिजिबल है जो आपने सैंपल लिया हुआ है। तो बताओ, कार्बोहाइड्रेट और आरएनए को अगर छोड़ भी दें तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर यहाँ और मेजर कंपोनेंट कौन बच गया? लिपिड और प्रोटीन। और लिपिड को आइसोलेट करने के लिए हमने यहाँ क्या यूज किया? डिटर्जेंट। और क्या यूज करेंगे? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पपाया जूस, जिसमें क्या है? पेपेन, जो खुद का एक प्रकार का प्रोटीएज एंजाइम है। तो वो सब क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट कर देगा। फिर लास्ट में डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इथेनॉल। और उस रिएक्शन को इनहांस करने के लिए हम लोग क्या डालने वाले हैं? NaCl। इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल के इसको और थोड़ा सा क्या करो? उसको चॉप्ड करो या फिर उसको ग्राइंड करो।
बस बस बस, उसको यहाँ पे रख के आराम से करो। ला तो ये आपका एक तरीके से सैंपल क्या हो गया, रेडी हो गया। तो बताओ इससे क्या हो गया, ये ग्राइंडिंग करने से सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब क्या हो रहा है, सब ब्रेक हो रहा है, डैमेज हो रहा है, जो आपको करना भी था, जो आप करना भी चाह रहे थे। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए इतना सैंपल पर्याप्त है, इतने में से डीएनए आराम से आइसोलेट हो जाएगा। चलो ये तो हो गया, अब इसको आप छोड़ दो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे NaCl का और डिटर्जेंट का एक साथ घोल बनाएंगे। डिटर्जेंट का क्या रोल है फिर से बताओ। डिटर्जेंट लाइपेज का काम करेगा, वो लाइपेज है नहीं, उस डिटर्जेंट में जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, लाइपेज का काम करेगा। तो वो लिपिड को क्या कर देगा, एक जगह आइसोलेट करके जमा कर देगा। और NaCl अभी क्यों मिला रहे हैं, NaCl का काम अभी नहीं है, जब अभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो NaCl क्या करेगा, उसमें एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। किस प्रोसेस के लिए, जब डीएनए प्रेसिपिटेट होगा ना, तो उस टाइम ये क्या करेगा, एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। कैसे काम करेगा, NaCl में Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस, यानी कि Na+ कैटायन है, और डीएनए के पास खुद कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। किसकी वजह से, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये Na+Cl- को छोड़ देगा और डीएनए को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन NaCl जस्ट अ कैटलिस्ट है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर रहा है, बस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, थोड़ा सा इनहांस कर देगा। तो उस रिएक्शन को स्टार्ट कौन करेगा, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल में इथेनॉल चिल्ड ही क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो चिल्ड नहीं लेंगे तो प्लांट सेल में जो अदर एंजाइम है वो हमारे डीएनए को ही क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। क्योंकि इथेनॉल अगर ऐसे गया तो वो सारे एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, चिल्ड फॉर्म में ले रहे हैं, ताकि हमारे सैंपल का डीएनए खुद क्या हो, डैमेज ना हो। तो ये अच्छे से क्या हो गया, यहाँ पे ग्राइंड हो गया और ये हो गया। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, ये है हमारा डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर ही क्यों लिया, इसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं है। आप अगर ये टैप वाटर लेंगे, इसमें क्या डस्ट होगा, पैथोजन होगा, माइक्रोब्स होगा, तो हम लोग डिस्टिल वाटर लिए हुए हैं, ठीक है। अब इस डिस्टिल वाटर में हम पहले क्या डाल रहे हैं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी कंपाउंड क्या करेगा, पहले बता चुका हूँ, किसकी तरह काम करेगा, वो लाइपेज की तरह काम करेगा। तो इसको अच्छे से मिला देना है। झाग जब तक नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा। झाग आने लगा, इसका मतलब इसमें पर्याप्त डिटर्जेंट आ गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा भी इसमें नहीं मिलाना है ये डिटर्जेंट, ठीक है। और इसमें अभी हम क्या मिलाने वाले हैं, NaCl। NaCl फिर कह रहा हूँ क्या करेगा, वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। इसमें पानी लो, इसे नाप के लो 4, हाँ 90 का 4 बार। ये NaCl का हम लोग सोल्यूशन कितना % बना रहे हैं, 90%, यानी कि 90% में पानी जाएगा। तो चार बार डालो। चलो ये हुआ क्या, डिटर्जेंट सॉल्यूशन। तो हम डिटर्जेंट NaCl को एक साथ क्यों मिला दे रहे हैं, ताकि हमें बार बार दोबारा ये चीज़ें मिलाना ना पड़े। और ये जो मैं मिला के भी तैयार करूंगा, यही मैं 2800 स्टूडेंट को थोड़ा सा दे दूंगा, एक ही बार में रेडी कर दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को मैं यही दूंगा। तो ये समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं। जब आपको अकेले बोला जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा ही बनाना है, इतना नहीं बनाना है। मैं इतना क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है 2800 स्टूडेंट्स को। आपका प्रोटोकॉल कहाँ है, देखो प्रोटोकॉल में अब तक हमने क्या क्या कर लिया। पहला स्टेप क्या था, प्लांट टिश्यू को लेना है और उसको चॉप करना है नाइफ की मदद से। हमने हैंड से या नाइफ से कर दिया। फिर उसको ग्राइंड करना है मोटर पेस्टल के हेल्प से, कर दिया। तो आपको क्या मिला, प्रोटोप्लाज्म। यही प्रोटोप्लाज्म है, यही प्रोटोप्लाज्म। ये टूट टाट गया है ना, ये प्रोटोप्लाज्म है। अब आप इसको रूम टेम्परेचर पर एज इट इज छोड़ दिए और आपने क्या किया, NaCl सॉल्यूशन और डिटर्जेंट को मिलाया। तो डिटर्जेंट का सॉल्यूशन तैयार है। अब मैं NaCl का सॉल्यूशन तैयार कर लेता हूँ। तो आपके लैब में यहाँ वेइंग मशीन है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना NaCl इसमें डालना है। और NaCl एज इट इज, इसमें कोई मतलब कि
प्रॉपर अमाउंट में नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लास रॉड लो, क्योंकि NaCl यहाँ पर जस्ट क्या है, एक कैटलिस्ट है। NaCl यहाँ पे क्या है, जस्ट एक कैटलिस्ट है। तो ये NaCl का सॉल्यूशन क्या हो गया, बोलो, रेडी हो गया। ये NaCl का सॉल्यूशन क्या हो गया, रेडी हो गया। एक बीकर और लो। अब देखो मैं कैसे NaCl और डिटर्जेंट का सॉल्यूशन यहाँ पर रेडी करूँगा। NaCl को प्रॉपर अच्छे से डिजॉल्व होने देना। पहले डिजॉल्व होने में जितना समय लगेगा इसको डिजॉल्व कर देना। डिजॉल्व हो चुका है। यस सर। चलिए अब आप इसमें क्या मिलाइए, डिटर्जेंट। तो क्या तैयार हो जाएगा, NaCl और डिटर्जेंट का सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, NaCl और डिटर्जेंट, दोनों का रोल पता है ना आपको। यस सर। पहले किसका काम आएगा इसमें, डिटर्जेंट। क्या करेगा, जो उस प्रोटोप्लाज्म में लिपिड मॉलिक्यूल सब होगा उन सबको अपने साथ बांध के रख लेगा, बाइंड कर लेगा। और बाद में NaCl काम आएगा कब, जब चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे तब क्या करेगा, DNA प्रेसिपिटेशन के रिएक्शन को इनहांस कर देगा, एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। इसको थोड़ी देर छोड़ दोगे तो ये झाग अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपका जो कौन कौन सा स्टेप मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आपका NaCl सॉल्यूशन भी बन गया है। अब आप इस सॉल्यूशन को, जो डिटर्जेंट और NaCl वाला सॉल्यूशन है, उसको मिक्स करो किसके साथ, प्रोटोप्लाज्म के साथ। तो अब हम प्रोटोप्लाज्म को लेने वाले हैं किसमें, इस छोटे से बीकर में, जो 250 ml का बीकर है। कैसे लेंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्पेचुला। हम स्पेचुला की मदद से इसको ले लेंगे आराम से, और इसको हम उसमें ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो ये आपका सैंपल है बेसिकली, ठीक है ना, ये आपका सैंपल है। ये काफी थिक लग रहा है, तो हम इसमें क्या मिला देंगे, थोड़ा डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर निकालो इसमें, और डिस्टिल वाटर मिला के इसको ग्लास रॉड से हम क्या करेंगे, थोड़ा मिक्स कर देंगे। ले आओ। अगर आपके लैब में सेकर होता, सेकर क्या होता है कि इसको हम सेकर वाले मशीन पर रख देते, जैसा मैंने अभी फोटो में दिखाया था, तो ये घूमते रहता है ऐसे ऐसे, तो ये और अच्छे से मिक्स हो जाता है। समझ आ रहा है कि अगर लैब में फैसिलिटीज ज़्यादा हो तो उससे क्या हो सकता है। तो इसमें से हम, ये चूँकि प्लांट बनाना है, प्लांट टिश्यू बहुत ही वो है, तो अभी देखो हम इसको कैसे इसमें से प्लांट टिश्यू सेपरेट करेंगे, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को अलग करेंगे। टू 250 ml का बीकर एक दो और। तो ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म ही गया इसमें। जो जो टिश्यू डैमेज हो गया उसका प्रोटोप्लाज्म निकल गया होगा ना, तो लिक्विड स्टेट में आ गया होगा ना। अब जो टिश्यू डैमेज नहीं हो पाया वो क्या रह गया, ऊपर रह गया, वो हमारे प्रोसेस को अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जितने टिश्यूज में गया उतना हमारे सैंपल के लिए पर्याप्त हो जाएगा।
तो ऐसे ही आपको अपना अपना सैंपल रेडी करना है। अगर सैंपल बहुत गहरा होगा तो थोड़ा डिस्टिल वाटर मिला के उसको क्या कर लेना है, छान लेना है। तो आपका जो भी टिश्यू का हिस्सा उसमें आ सकता है वो उसमें आराम से आ जाएगा, और जो बच जाएगा उसको फिर आप साइड कर देना। आपको जितना टिश्यू चाहिए उस पानी में डिस्टिल वाटर में आराम से डिजॉल्व होकर टिश्यू नहीं आएगा, बल्कि टिश्यू में से डैमेज्ड सेल का प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। और आपको सेल थोड़ी ना चाहिए, आपको तो प्रोटोप्लाज्म चाहिए ना फाइनली। तो ये प्रोटोप्लाज्म आपका यहाँ पर मिल गया फाइनली। अब हम इसमें क्या मिलाने वाले हैं, ये सैंपल हो गया आपका, यही सैंपल हो गया। अब इसमें हम क्या मिलाने वाले हैं, ये डिटर्जेंट। तो हम डिटर्जेंट यहाँ पर थोड़ा सा भी मिलाएंगे और इसको हम टेस्ट ट्यूब से लेंगे। टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब वॉस्ट है, ठीक है। अब मैं इसको टेस्ट ट्यूब में क्यों ले रहा हूं, ताकि ये जो आपको ये दिख रहा है झाग, ये नहीं आएगा इसमें। एक टेस्ट ट्यूब डिटर्जेंट इसमें डाल दो, पर्याप्त हो जाएगा। चलो ये डाल दिया, इसको स्टैंड में लगा के रखो। अब इसको क्या करो, अच्छे से मिक्स करो। तो बताओ अब इसमें क्या क्या है, प्रोटोप्लाज्म, NaCl, डिटर्जेंट, और एक सॉल्यूशन तैयार हो गया है। तो अब देखो इसमें अब आपका अगला स्टेप क्या है कि इसको हीट करना है। हीट क्यों करेंगे एक बार बताओ, इसमें डिटर्जेंट चला गया ना, और अपने सेल मेम्ब्रेन को पहले तोड़ दिया है, लेकिन कुछ कुछ सेल मेम्ब्रेन हो सकता है अभी भी टूटा ना हो, हम चाहते हैं सब टूट जाए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हीट करने जा रहे हैं, क्योंकि हीट से क्या होगा, लिपिड मॉलिक्यूल और अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। तो फाइनली सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा क्या होता है, लिपिड ही होता है। तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर रख दे रहे हैं। इसको मिलाते क्यों रहना है, यस। तो इस पे हीट पर्याप्त आ रहा है। इसको मैंने 5 मिनट में रखा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हीट पड़ेगा तो हो सकता है हीटिंग इफेक्ट से डीएनए भी डैमेज हो जाएगा। हमको आइसोलेट तो डीएनए ही करना है। अब एक आदमी चिल्ड इथेनॉल ले आओ, पूरा बॉटल। तो इसको मिलाते रहना है, क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि हीट प्रॉपर जा पाए। ऐसा ना हो जाए कि केवल नीचे वाले सेल के पास ही हीट पहुंचे। फिर ये ठंडा होने के बाद क्या करेंगे, इसमें पेपेन डालेंगे। पेपेन क्या करेगा, अच्छा अभी ये डिटर्जेंट और हीट क्या कर रहा है, लिपिड को तोड़ ताड़ के और वो डिटर्जेंट उसको अलग कर रहा है। और फिर पेपेन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। फिर इसको क्या करेंगे, ठंडा होने के बाद फिल्टर करेंगे। फिल्टर क्यों करेंगे, ताकि डाइजेस्ट क्या हुआ प्रोटीन और जो डिटर्जेंट में लिपिड का कॉम्प्लेक्स बना है वो फिल्टर के ऊपर रह जाएगा, और जो नीचे छनेगा उसी में कौन होगा, डीएनए। लेकिन वो डीएनए वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं होगा। तो हम क्या डालेंगे उसमें, चिल्ड इथेनॉल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और उसमें पहले से मौजूद क्या है, NaCl। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, और तुरंत क्या दिख जाएगा वहां पे, डीएनए का धागा। तो बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की प्रिपरेशन करने में आपको टाइम लगेगी। तो ये देखो इसमें मैंने क्या क्या डाला था, अभी वो प्रोटोप्लाज्म डाला था, ये जो प्रोटोप्लाज्म था ये डाला था डिस्टिल वाटर में मिला के। फिर मैंने डिटर्जेंट डाला था, और डिटर्जेंट डालने के बाद मैंने हीट किया। ये बर्नर है हमारा, इसी की मदद से मैंने हीट किया, और ये नीचे स्प्रिट लैंप था। और जो हीट किया उस समय हमने क्या किया, इसको थ्रोट मिलाते रहे, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग हो सके। तो अब तक इसमें क्या हुआ होगा, सेल का प्रोटोप्लाज्म आपने तोड़ के अलग कर दिया था। अब उस प्रोटोप्लाज्म में बहुत कुछ था, हम उसमें डिटर्जेंट डालने के बाद हीट इसमें किए कि लिपिड बहुत अच्छे से क्या हो जाए, टूट टूट के, और डिटर्जेंट उसको अपने साथ बाइंड करके रखिए। अब हम इसमें क्या मिलाने वाले हैं, प्रोटीएज एंजाइम, जो कि कौन है यहाँ, पेपेन। तो आप देखो आपके जो प्रोटोकॉल में भी मैंने लिखा है 7th स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 8th स्टेप क्या है कि आप इसको एज इट इज रख दें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने तक, और उसके बाद आप इसमें क्या मिला दें, पेपेन। तो ये है पेपेन, बहुत सारा मैंने आइसोलेट किया है, और ये मैं सभी स्टूडेंट्स को देने वाला हूँ। तो इसमें मैंने एक ड्रॉपर डाल दिया, ये ठीक है, प्लास्टिक ड्रॉपर है।
अब इससे मैं थोड़ा सा लेके इसमें पेपेन मिला दूंगा। तो ये मैं इसको पहले ये लेने से पहले क्या होता है, मिलाना होता है। तो एक ग्लास और दे दो ताकि ये प्रॉपर अच्छे से इसको हम मिला सकें। वो उतना ठंडा हो गया है कि आपका काम हो जाएगा। तो अब हम क्या ले मिलाने वाले हैं इसमें पेपेन। ये लगभग ठंडा हो चुका, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो हम इसमें देख चुके हैं, इसके ऊपर लगभग ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें पेपेन मिलाने जा रहे हैं। पेपेन क्या करेगा बताओ, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। पेपेन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। तो इतना पेपेन जो है पर्याप्त है जितना आप मिलाए अभी इसमें। अब फिर इसको क्या करेंगे, ग्लास रॉड से हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से चला देंगे ताकि क्या हो जाए। इसको साइड रख दो, ये आपका मेन सिंपल है। तो ये देखो, ये जो अब सोल्यूशन है, बताओ अब तक क्या हुआ होगा इसमें। लिपिड पहले ही टूथ के डिटर्जेंट के साथ बन के रह गया होगा। अब पेपेन अब क्या कर रहा होगा, प्रोटीन को बांध के अपने साथ रख रहा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, एक फनल रेडी करने वाले हैं और फनल में क्या लगाने वाले हैं, फिल्टर पेपर, और इसको छानेंगे। तो छानेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा लिपिड जो डिटर्जेंट के साथ बन गया होगा, और प्रोटीन जो प्रोटीन के साथ रिएक्शन करके टूट गया होगा। और नीचे क्या छनेगा, डिस्टिल्ड वाटर में घुला हुआ प्रोटोप्लाज्म। उसमें मेनली क्या होगा, डीएनए का धागा जो बिखरा पड़ा होगा। फिर उसमें हम इथेनॉल डालेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो अब ये फिल्टर पेपर है, ठीक है। ये फिल्टर पेपर सर्कुलर होता है, जरूरी नहीं कि सर्कुलर ही हो, ठीक है। चौड़ा भी आता है लेकिन यूजुअली सर्कुलर आता है। तो एक फनल लो, हाँ ये फनल लिया आपने, और ये वॉस्ट है बीकर। ये बेसिकली बीकर नहीं है, ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क। अब इसको हम कैसे बनाएंगे फिल्टर पेपर के लिए यूज करने के लिए। तो इसको पहले हम आधा मोड़ देंगे, ठीक है, जैसे रोटी को आधा मोड़ते हैं, फिर एक बार और मोड़ देंगे, मोड़ा। अब बीच में यहाँ पर आप उंगली डाल, तो ये छोटा सा बना, लेकिन आपको अगर बड़ा बनाना है तो ऐसे करके आराम से बना सकते हो हैंडमेड। तो क्या बन गया फिल्टर। इसको कहाँ रख दिया आपने, थोड़ा और बड़ा बनाएंगे फनल, ठीक है। ये है आपका फिल्टर पेपर। अब इस पे ये छन्ने में टाइम लेगा, आहिस्ते आहिस्ते आप ये डाल दो जो आपने पेपेन वाला डाला हुआ है, मिला के तब तक इसमें डाइजेस्ट हो गया होगा, ठीक है। तो ये छन्ने में टाइम लेगा, तो इसको आराम आराम से छन्ने दो। और अगर आपका फिल्टर पेपर आपको लग रहा हो कि ऐसा है कि पोर साइज उसका छोटा है, छन नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा सैंपल लेके उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल के देख सकते हो। अगर बाई चांस मान लो कि वो छन जा रहा है, मतलब कि डीएनए बन जा रहा है, तो छनने की फिर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हालांकि इतना छन गया है, और छानो ताकि जो है इतना सैंपल आ जाए कि डीएनए थ्रेड अच्छा बने, ज़्यादा बने। ये मिलाते रहने से यहाँ पे अभी पेपेन भी रिएक्शन कर रहा है, तब तक अपना छन भी रहा है। इतना मत जोर से मिला देना कि फिल्टर पेपर ब्रेक हो जाए और ऊपर का सब कुछ छना हुआ भी नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। तो ये देखो एकदम आपको एकदम क्लीन सॉल्यूशन मिल रहा है ना। इसमें अभी डीएनए दिख रहा है क्या, डीएनए है उसमें। तो डीएनए कैसे दिखेगा, जैसे ही चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो वो डीएनए आपको प्रेसिपिटेट होता हुआ दिखेगा। तो ये क्या है, पेट्री प्लेट है, इसको अच्छे से वॉश कर लो। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो पहले से इसमें चिल्ड इथेनॉल डाल लो और उसके बाद ये सॉल्यूशन डालो, या तो सॉल्यूशन डाल दो पहले
फिर चिल्ड इथेनॉल डाल दो और उसको एज इट इज रहने दो ताकि वो आराम से दिख जाए। इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको उस वीडियो में आराम से दिख पाए। ठीक है, इज इट विजिबल? ठीक है, तो हम इसमें चिल्ड इथेनॉल, ये चिल्ड इथेनॉल है जिसको एकदम चिल्ड करा लिया गया है। ड्रॉपर की मदद से हल्का हल्का सा डालेंगे। पहले हम उसमें क्या डालने वाले हैं, सोल्यूशन, जो हमारे सैंपल का सोल्यूशन आया हुआ है ये डालने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इधर रख दिया, ये आया हुआ है हमारा, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अभी इसमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही डालेंगे इसमें चिल्ड इथेनॉल तो आपको फिर वो चीज़ें दिखने लगेंगी। चिल्ड इथेनॉल, अब ये चिल्ड इथेनॉल यहाँ पे होशियारी से डालना होता है। कैसे? कॉर्नर में डालिए, और इसको हिलाना डुलाना मत जाना। हाँ, बैटरी प्लेट को भी नहीं हिलाना और ड्रॉपर से इसको भी ज़्यादा हिलाना नहीं, चारों से कॉर्नर से डालना। अब आप देखो धीरे धीरे थ्रेड बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। अभी हिलाओ मत, धीरे धीरे थ्रेड बनता हुआ आपको उसमें दिखेगा। धीरे धीरे वाइट बन रहा है, हिलाओ मत। अभी क्या हो रहा है कि डीएनए अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ आ रहा है और NaCl इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है, एनहांस कर रहा है। तो देख लो धीरे धीरे डीएनए धागा बनाता जा रहा है, डीएनए अट्रैक्ट होता जा रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो वो आपको धीरे धीरे फाइबर बनता हुआ दिखेगा। आपने सैंपल बहुत कम लिया, अदरवाइज अभी उसमें और भी दिख सकता था। एक और पेट्री प्लेट लो, हाँ उसमें हम डायरेक्ट भी डाल दे रहे हैं बिना फिल्टर के। और भी उसमें भी आपको थोड़ा सा चिल्ड इथेनॉल डाल के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी हम यहाँ देखो क्या डाल रहे हैं, चिल्ड इथेनॉल। उसमें फाइबर बन चुका है। अब एक वाइट पेज लो, या फिर ये फिल्टर पेपर भी ले सकते हो, और ये ब्रश लो। आप इससे आराम से इस फाइबर को देख सकते हो। इस फाइबर को देखने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि ये वाइट ही होता है ना, तो इसके नीचे ब्लैक के नीचे रख के देखो, आपको आराम से देखो दिख रहा है। अब दिख रहा है, ये जो फाइबर आपको दिख रहा है, ये फाइबर जो आपको दिख रहा है, यस ये फाइबर, ये और अच्छे से फाइबर बनता। हमने सैंपल कम लिया इसलिए यहाँ पे फाइबर कम बने हैं। ठीक है, हाँ यही जो वाइट कलर का, यस यही डीएनए है। यस ये जो वाइट वाइट है यही क्या है, डीएनए। यही थ्रेड के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप सैंपल थोड़ा और ज़्यादा लेते तो ये थ्रेड के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। चलो इस बार इसको साइड करो, उधर सामने दिखा दो। यस ये डीएनए, इस डीएनए को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे सैंपल को तो उसमें आपको डीएनए भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये देखो धागा धागा दिख रहा है, धागा है ना, यही डीएनए है, यही डीएनए है। ठीक है, तो इस सैंपल को अब आप क्या कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूज, तो डीएनए एक तरफ आ जाएगा और बाकी एक तरफ चला जाएगा, यही डीएनए। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो एक बार मुझे वहां पे दिखा देने दो डीएनए का थ्रेड, पकड़ो
तो ये जो आपको वाइट वाइट प्लॉट करता हुआ दिख रहा है, यही क्या है? डीएनए है। वहाँ दिख जाए तो बताना। ये वाइट वाइट दिख रहा है क्या? ये वाइट वाइट यहाँ पर थ्रेड दिख रहा होगा, दिख रहा है? कोई नहीं। चलो, तो ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट कलर का, ये जो वाइट वाइट कलर का तैरता हुआ दिख रहा है, यही क्या है? डीएनए है। ये ग्रीन कलर का ये बैकग्राउंड। अब आपको वाइट वाइट थ्रेड दिख रहा होगा, ये देख फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। ये जो वाइट वाइट थ्रेड फ्लॉट होता दिख रहा है, यही क्या है? डीएनए। इसमें भी मैंने डाला हुआ है, इसमें भी देखो, ये जो वाइट वाइट आपको कॉर्नर में फ्लॉट होता हुआ दिख रहा है, यही क्या है? डीएनए है। तो अगर आप सैंपल और अच्छे से मिक्स किए हुए होते और ज़्यादा अच्छे से लिए होते तो आपको डीएनए का थ्रेड और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखता, और प्रॉपर टाइम दिए होते तो और भी डीएनए का पूरा धागा दिखता है। तो कोई भी एक ले आओ। हाँ, तो आपने जो ये डीएनए आइसोलेट किया, इसका क्या यूज है? आपसे ही पूछा जाएगा, क्या यूज है इसका? इस डीएनए को आप क्या करोगे? पूरे सैंपल को आप टेस्ट ट्यूब में लेके सेंट्रीफ्यूज कर लोगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज कर लोगे, तो डीएनए अलग प्रेसिपिटेट हो जाएगा पूरी तरीके से, और बाकी जो सॉल्यूशन है वो अलग हो जाएगा। अब उस डीएनए को क्या करोगे? आप एक अलग सैंपल में ले जाके रख दोगे, और एक अलग मतलब कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ले जाकर रख दोगे, आइसोलेट कर लोगे, और उसमें आप खास प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दोगे। जैसे कि आपने पढ़ रखा है चैप्टर में इको R1, अगर इको R1 आप यूज करोगे तो आप वेक्टर फिर कौन सा यूज करोगे? PBr22। तो वही सेम इंजाइम से फिर आप उधर भी काट देना, क्या? वेक्टर। तो वेक्टर डीएनए कट गया, और इधर आपका ये डिजायर्ड डीएनए में से डिजायर्ड जीन कट गया, अगर इसमें वो सीक्वेंस है जो इको R1 के लिए रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, तो वो यहाँ से डिजायर्ड जीन काट देगा, उधर वेक्टर डीएनए काट देगा। फिर दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे, और कौन सा एंजाइम डालोगे? डीएनए लाइगेज। तो वो डीएनए लाइगेज डिजायर्ड जीन को किसके साथ जोड़ देगा? वेक्टर डीएनए के साथ। तो वो क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो टेक्नोलॉजी था पूरा जीन आइसोलेशन का और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने तक का, ये क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और अब आप इसको या तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर भी कर सकते थे, क्योंकि आपने वेक्टर यूज किया है, तो इसको आप ट्रांसफर कर दोगे किसमें? होस्ट से। और ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगा? जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मिला के क्या कहलाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इससे अल्टीमेटली आप क्या किए कि जो होस्ट सेल था उसके जेनेटिक मटेरियल के, उसके आरएनए के कंपोजिशन, उसके डीएनए के कंपोजिशन को आपने चेंज कर दिया, उसकी केमिस्ट्री को आपने चेंज कर दिया, और यही टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो दिस इज द यूज ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्लास 12 में डीएनए आइसोलेशन क्यों सिखाया गया? ताकि हायर क्लासेस में आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म कर पाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। बाकी इसमें कौन सा रीजन का क्या काम है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, और अब आशा करते हैं कि आप अपने से एक्सपेरिमेंट खुद से करेंगे। ठीक है? यस सर। थैंक यू।